कि जब उसने सेकंड पेज से स्टार्ट किया है तो उसके बाद कोई पेज और नहीं था। जिसने ओईटी दिया उसको पता है वहाँ पे टोटल मिला के 2 ही पेज होते हैं। उसने सेकंड पेज के बाद उसके पास कोई पेज नहीं बचा था। तो उसने एक एरो बना के फर्स्ट पेज के ऊपर ही अपना हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो जैसे कि हमने पिछले वाली कुछ अपनी वीडियो के अंदर ओईटी रीडिंग के बारे में डिस्कस किया था, वैसे इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग ओईटी राइटिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि जो राइटिंग जो पार्ट है वो काफ़ी डिफिकल्ट माना जाता है। इसलिए बाकी सभी मॉड्यूल में आपको बी स्कोर करना होता है और राइटिंग के अंदर सी प्लस स्कोर करना होता है। तो जो राइटिंग है उसके अंदर आपको 500 में से खाली 300 मार्क्स लाने होते हैं, तो आप आराम से उसमें पास हो जाएंगे। और एक तरीके से पॉजिटिव पॉइंट भी है कि इसके अंदर आपको कम नंबर चाहिए होते हैं। पर जैसे इसमें कम नंबर चाहिए होते हैं तो काफ़ी लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि जो ओईटी की जो राइटिंग है वो काफ़ी हार्ड है। बल्कि इसको आपको पॉजिटिव पॉइंट लेना चाहिए कि इसके अंदर आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आपको बी नहीं लाना है, इसके अंदर आपको खाली सी प्लस लाना है। तो अगर इसको पॉजिटिव लेके चलेंगे तो ओईटी की जो राइटिंग है वो काफ़ी ईजी है। और हम लोग इस वाली वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी जो राइटिंग है उसको काफ़ी ईजी बना देगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे आप सभी लोगों को पता है, जो अपनी जो ओईटी की जो राइटिंग है वो टोटल 45 मिनट्स की होती है। इसके अंदर जो 5 मिनट्स होते हैं वो आपका जो टास्क होता है उसको रीड करने के लिए होते हैं। उसके अंदर आपको आंसर बुकलेट नहीं दी जाती है, आप उसके अंदर आप लेटर नहीं लिख सकते। तो जो 5 मिनट्स हैं उसके अंदर खाली आपको अपना जो लेटर है वो पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको टिक करना है जो कि आपको अपने लेटर में इंक्लूड करने हैं। उसके बाद जो आपके नेक्स्ट 40 मिनट्स होते हैं उसके अंदर आपको अपना लेटर लिखना होता है। तो ये टोटल 45 मिनट्स का टास्क होता है। 45 मिनट्स के बाद आपकी जो राइटिंग का जो सेशन है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद आपकी आंसर बुकलेट आपसे ले ली जाती है। तो अब हम लोग बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहली सलाह मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि जब आप ओईटी की साइट पे जाएँगे, तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो ओईटी की जो राइटिंग है, राइटिंग के कुछ सैंपल्स वहाँ पे मिलेंगे, जिसके अंदर आपको ब्लैंक पेजेस मिलेंगे। तो प्लीज़ आप उसके प्रिंट आउट निकलवाएँ। तो जैसे कि मैंने प्रिंट आउट निकलवाए थे, उसके अंदर सेम वही पैटर्न होता है, जो एग्ज़ाम में आता है। तो सेम उसी तरीके से आपको उसमें लिखना होता है। तो आप एक पेंसिल खरीदें, बी2 पेंसिल खरीदें या फिर बी पेंसिल खरीदें, जो भी उसके जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, और आप रोज़ प्रैक्टिस करें। तो उस फॉर्मेट के अंदर आप लिखने की कोशिश करें कि जिसके अंदर आपको जो ओईटी का जो लेटर है वो 180 टू 200 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना होता है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि जब आप उसमें लेटर लिखेंगे, जो आपको जो शीट मिलती है, जो कि एक सैंपल शीट मिलती है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो लेटर है वो कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो आपको वर्ड्स काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपके वर्ड ज़्यादा हो गए या कम हो गए। आपको ये जब आप उस शीट के अंदर जब प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा जो लेटर है यहाँ पे खत्म हो रहा है और इस लेटर के अंदर यहाँ पे 200 वर्ड्स मेरे हो गए। यहाँ से मुझे ज़्यादा नहीं करना और यहाँ से मुझे कम नहीं करना। तो उसमें शीट में जो प्रैक्टिस है वो करने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। तो प्लीज़, काफ़ी सारे लोग नोटबुक में प्रैक्टिस करते हैं, तो प्लीज़ आप वो ना करें। आप वो शीट्स के प्रिंट आउट निकलवा लें, उसकी एक बुकलेट बनाएँ और उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करें। तो वो आपके लिए काफ़ी ईज़ी पड़ेगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपको लेटर लिखना कैसे है। तो अगर अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल लेके चलें कि जैसे कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और आप मुझे मैसेज करते हो, तो आप मैसेज में आपका जो काम है आप सिर्फ़ वो ही लिखोगे, उसके अलावा और कुछ चीज़ें नहीं लिखोगे। अगर आपको कुछ काम है तो आप इम्पोर्टेंट चीज़ें ही लिखोगे। जैसे कि किसी को जैसे हम आज की वीडियो के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे मैसेज करके यही बताएगा कि मुझे इस वाली वीडियो के अंदर ये वाली चीज़ें समझ में नहीं आई, तो आप प्लीज़ मुझे ये चीज़ें बता दें। तो जो बात है आपने मुझे डायरेक्ट बताई और वो एकदम क्लियर चीज़ें हैं। तो वो ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हम लोग ओईटी का जो लेटर लिखते हैं, हम लोग किसी के पास भी लिखें, वो फ़ॉलो अप के लिए लिखें, अपना पेशेंट ट्रांसफ़र करने के लिए लिखें, अपना पेशेंट रेफ़र करने के लिए लिखें। तो जिसके पास भी हम लोग प पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रेफ़र कर रहे हैं, तो उसके पास एकदम क्लियर मैसेज जाना चाहिए। वो लेटर पढ़ के उसको समझ में आना चाहिए कि ये लेटर मेरे पास आया क्यों है और इस पेशेंट को मेरे पास ट्रांसफ़र किया क्यों है। तो जो भी चीज़ें आप अपनी जो आपको जो टाइम मिलता है 5 मिनट्स, जो भी आपको सेलेक्ट करने के लिए टाइम मिलता है, तो प्लीज़ आप उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लगती है, तो प्लीज़ उनको अंडरलाइन कर लें, जो-जो इन्फॉर्मेशन आपको आपके लेटर में लिखनी है। तो जैसे कि आपका जो टास्क आता है, इसके अंदर पहले पेशेंट का इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें पेशेंट का नाम होता है, पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ होती है, पेशेंट का एड्रेस होता है। उसके बाद पेशेंट का डायग्नोसिस होता है। किसी-किसी जगह पे काफ़ी सारे डायग्नोसिस होते हैं, किसी जगह खाली एक ही डायग्नोसिस होता है, जो कि पेशेंट का मेन डायग्नोसिस होता है। उसके बाद आती है पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री के अंदर पेशेंट के जितने भी एपिसोड हुए हैं कि जितनी बार भी पेशेंट एडमिट हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी, विद डेट्स लिखी होंगी कि इस तारीख को पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और उसकी ये कंडीशन थी। तो काफ़ी सारे एडमिशन्स की पूरी हिस्ट्री होती है, मेडिकल हिस्ट्री होती है, उसके बारे में लिखा हुआ होता है। उसके बाद पेशेंट की कुछ सोशल हिस्ट्रीज़ होती हैं और कुछ पास्ट हिस्ट्रीज़ होती हैं, और पेशेंट के जो भी सोशली जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि किसके साथ रहता है, किसके साथ नहीं रहता है, और पेशेंट की जो मोबिलिटी है वो कैसी है, डेली लिविंग एक्टिविटीज़ कैसी हैं, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं।
और लास्ट में जाके आपका टास्क होता है। टास्क के अंदर आपको ये बताया जाता है कि आप कौन हैं, जैसे कि आप एक चार्ज नर्स हैं, आप एक डायबिटिक नर्स हैं, आप एक स्टाफ नर्स हैं, आप कौन हैं उसके बारे में आपके बारे में लिखा होगा, आपको किसके पास रेफ़र करना है पेशेंट को। जैसे कि अगर आप स्टाफ नर्स हैं, अगर आपको डायबिटिक नर्स के पास पेशेंट को रेफ़र करना है, तो डायबिटिक नर्स का एड्रेस लिखा होगा और पेशेंट का डेज़िग्नेशन सॉरी डायबिटिक नर्स जो भी है, उनका जो डेज़िग्नेशन है, वो सब चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। उसके बाद आपका टास्क लिखा हुआ होता है कि आपको डायबिटिक नर्स के पास पेशेंट को रेफ़र करना है, तो क्यों करना है? ये सारी चीज़ें आपके टास्क के अंदर लिखी हुई होती हैं। उसके बाद ये लिखा हुआ होता है कि जो भी आपका जो टास्क है, उसके अंदर जो भी चीज़ें जो टर्म्स इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जो आपको जो केस नोट मिला है, उसके अंदर सीधा का सीधा उठा के वही लाइन आप सीधा लेटर के अंदर नहीं लिख सकते। कॉपी एंड पेस्ट आपको नहीं करना है, उसके अंदर आपको अपनी चीज़ें यूज़ करनी है। और बस इसका ये फ़ायदा है कि जो आपको केस नोट मिला है, आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना है, उसके अंदर अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं बनानी है, जो भी है आपको वहाँ पे सामने लिखा हुआ है, आपको बस वहाँ से उठाना है और अपनी लैंग्वेज के अंदर वहाँ पे लिखना है। तो हम लोग एक-एक चीज़ें करके डिस्कस करेंगे कि आपको लेटर कैसे स्टार्ट करना है। आपका जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होगा वो कैसे होगा, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ होगा वो कैसे होगा, सेकंड सपोर्टिव पैराग्राफ होगा वो कैसे होगा और आपको एंड कैसे करना है लेटर का, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी सारे लोग डरते हैं कि अगर हमसे कुछ वहाँ पे गलती हो गई तो हम उसको कैसे सुधारेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पेंसिल से लिखनी होती हैं। अगर आपने लेटर पूरा लिख लिया और बाद में पता चला कि आपने गलत लिख दिया, तो उसको कैसे पूरा मिटाना है और कैसे दोबारा लिखना है। तो अगर ये सब चीज़ें होती है तो आप कैसे डील करोगे, क्योंकि हमारे जो फ्रेंड है उनके साथ ऐसा हुआ था। उनका जो लेटर था वो पूरा खराब हो गया था, लास्ट में जाके उन्होंने सही किया और जो उनका जो लास्ट में जो रिजल्ट आया था उनके मार्क्स मेरे से ज़्यादा थे। तो वो एक्सपीरियंस भी हम लोग अपने इस वीडियो के लास्ट में शेयर करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। तो जिसको हम लोग लेटर लिख रहे हैं, पहले उसका नाम, उसका जो एड्रेस है, वो आपको वहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है कि जो डेट है, जिस डेट पे आप लेटर लिख रहे हैं, वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप अपनी तरफ से कोई भी डेट लिख देंगे। टास्क के अंदर आपको डेट दी जाएगी, तो आपको वो डेट भी लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना है रिगार्डिंग, आप किसके रिगार्डिंग आप लिख रहे हैं। पेशेंट का नाम लिखना है उसके अंदर और पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अगर आप चाहते हैं तो आप डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो उसकी एज भी कैलकुलेट करके वहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है कि आप किसको लेटर लिख रहे हैं, उसका नाम लिखना है। तो उसके बाद होता है आपका पैराग्राफ स्टार्ट। तो जो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, उसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन देना है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें बतानी हैं, जो कि एकदम सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए, ताकि अगले जो बंदे हैं उसको एकदम क्लियर चीज़ समझ में आए कि आपने ये लेटर अपना क्यों लिखा है। तो उसके अंदर लिखना है कि आप किसके बारे में लेटर लिखने हैं। 3 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। उन 3 चीज़ों को अपने दिमाग में रखें हमेशा। तो जब आप वहाँ पे जाएँगे, अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे अपने लेटर का, तो आपके लिए काफ़ी ईज़ी होगा। उसके अंदर आपको कोई टाइम वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। आप अगर इन 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आराम से आपका लेटर हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले दिमाग में रखना है कि अबाउट व्हॉम यू आर राइटिंग द लेटर, टू व्हॉम यू आर राइटिंग द लेटर एंड व्हाई यू आर राइटिंग द लेटर। ये 3 चीज़ें अगर आपके दिमाग में हैं, तो आपका जो लेटर का जो इंट्रोडक्शन है, वो काफ़ी ईज़ी होगा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, आई एम राइटिंग रिगार्डिंग मिस्टर एक्स, वो हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद दिस कंडीशन। तो अगर उसकी कोई भी कंडीशन है, उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है कि आप वो लेटर लिख क्यों रहे हैं। तो जैसे कि आपको जिसके पास आप लेटर लिख रहे हैं, जैसे कि अगर किसी फ़ॉलो-अप क्लिनिक के लिए आप लेटर लिख रहे हैं, किसी डायबिटिक नर्स के लिए लेटर लिख रहे हैं, किसी डायटीशियन के पास लेटर लिख रहे हैं, तो उनके पास आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, तो आपको बताना है कि जो अपने डायग्नोसिस है, उस पेशेंट की जो कंडीशन है, वो क्या कंडीशन है और आप उनके पास क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको फर्दर केयर चाहिए, कोई फ़ॉलो-अप केयर चाहिए, ये सारी चीज़ें, उनका असिस्टेंस चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लिखनी है और वहीं पे आपका जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, वो वहाँ पे खत्म हो जाएगा। अगर आपको उसको थोड़ा बड़ा बनाना है, तो आप ये बता सकते हैं कि आपके पास पेशेंट कब एडमिट हुआ था और ये चीज़ें थी। उसके बाद आता है आपका सेकंड बॉडी पैराग्राफ, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं आपका मेन बॉडी पैराग्राफ। जो मेन बॉडी पैराग्राफ है, उसके अंदर आपको आप उस पेशेंट की जो मेडिकल कंडीशन है, उसके बारे में लिखना है। जैसे कि हम लोग कोई एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई एक ऑर्थोपेडिक का जो पेशेंट था, उसको फ्रैक्चर हुआ है और वो कोई पेशेंट आपके पास एडमिट हुआ है, तो उसके बारे में आप लिखेंगे कि जो पेशेंट है, वो आपके पास किस डेट को आया था, तो उसी समय से आपको लिखना है कि इसके अंदर भी काफ़ी सारे की पॉइंट्स हैं जो कि आपको लिखना है। आपको ये पहला चीज़ लिखनी है कि आपके पास पेशेंट किस किस तारीख को आया था। उसके बाद आपको लिखना है कि पेशेंट आपके पास क्यों आया था। उसके बाद लिखना है कि पेशेंट जिस चीज़ के लिए आया था, आपने उसके लिए क्या किया। उसके बाद आपको लिखना है कि उसकी इम्प्रूवमेंट कहाँ तक है और उसकी जो ऑनगोइंग जो प्रोसेस है या फिर ऑनगोइंग जो उसकी जो मैनेजमेंट है, वो क्या है। उसके बाद आपको लिखना है कि अब आप जिसके पास लेटर लिख रहे हैं, उनसे आपको क्या चीज़ें चाहिए। तो जैसे कि आप लिखेंगे कि पेशेंट हैज़ बीन एडमिटेड टू आवर सर्विस ऑन दिस डेट विद दीज़ कंडीशंस और विद दीज़ कंप्लेंट्स। और उसके बाद आपको लिखना है कि आपने इस कंडीशन को सही करने के लिए आपने क्या किया, आपने सर्जरीज़ की हैं, उसकी मेडिसिन चली हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लिखनी है। तो ये आपका जो मेन बॉडी पैराग्राफ है, वो उससे ये पता चलेगा कि जैसे आपने अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल लेके चलेंगे कि अगर
जैसे किसी फ़ॉलो-अप के लिए अगर आप लिख रहे हैं, जैसे कि पेशेंट रिहैबिलिटेशन में जा रहा है, रिहैबिलिटेशन सेंटर में जा रहा है कि उसकी सर्जरी हुई है और अभी उसको दोबारा से अपनी जो मोबिलिटी है, जो आपकी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ है, उसको रीगेन करना है, इसलिए वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में जा रहा है। तो आपने इंट्रोडक्शन में लिख दिया कि पेशेंट हमारे पास आया था और पेशेंट इस चीज़ से उसका फ्रैक्चर हुआ था और हम लोग आपके पास रिहैबिलिटेशन सेंटर में आपको ये वाले पेशेंट को हम लोग रेफ़र कर रहे हैं या फिर ट्रांसफ़र कर रहे हैं और ये कंडीशन उसकी आपको पेशेंट को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद आपको जो मेन बॉडी पैराग्राफ है उसके अंदर आपने लिख दिया कि पेशेंट हमारे पास इस तारीख को आया था। पेशेंट की ये जैसे कि कोई हिप बोन फ्रैक्चर थी, उसके लिए हमने ये सर्जरीज़ कर दी और उसका ये ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसने आपने लिख दी। उसके बाद लिखना है कि आपको क्या-क्या चीज़ें उन लोगों से चाहिए, जो आपका फर्दर प्लान है, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है कि पेशेंट को डिस्चार्ज होने के बाद हम लोग आपके पास भेजेंगे। उसको चलने के लिए ज़िमर फ्रेम चाहिए या फिर उसको वॉकर चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। ये सारी चीज़ें आप उनको बताएँगे। रिहैबिलिटेशन उसको ये बताएँगे कि पेशेंट फुल वेट बेयरिंग है, पार्शियल वेट बेयरिंग है, ये सारी चीज़ें आप उनको बताएँगे। उसके बाद आता है आपका सेकंड बॉडी पैराग्राफ जिसको हम लोग बोलते हैं सपोर्टिव पैराग्राफ। सपोर्टिव पैराग्राफ के अंदर आप बता सकते हैं कि पेशेंट को कोई पहले फ्रैक्चर हुआ है या नहीं, जिसके अंदर आपकी जो पास्ट मेडिकल हिस्ट्रीज़ हैं आप उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। जो ये वो चीज़ें होंगी जो कि आपका जो मेन पैराग्राफ है उसको सपोर्ट करेंगी। तो इन चीज़ों का प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी चीज़ें आप चूज़ करते हैं, जो भी आपने आपने केस नोट से जो भी सारी चीज़ें उठाई हैं वो रिलेटिव चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि आप लिख रहे हैं किसी फ़ॉलो-अप क्लिनिक के लिए या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर के लिए जहाँ पे आपको अपने पेशेंट के फ्रैक्चर और आपके पेशेंट की जो भी ऑर्थोपेडिकल चीज़ें हैं उनके बारे में बात करनी है, पर आप वहाँ पे लिख रहे हैं साइकियाट्रिक चीज़ों के बारे में। तो जो आपकी जो सिलेक्शन है, जो काफ़ी सिलेक्टिव होनी चाहिए और काफ़ी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उठा के वहाँ पे लिख देंगे क्योंकि आपको 200 वर्ड्स वहाँ पे कंप्लीट करने हैं। तो जब भी आप वो केस नोट पढ़ें तो प्लीज़ अपने हाथ में पेंसिल रखें और जैसे ही आप सबसे पहले केस नोट में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना क्वेश्चन पढ़ना है। उस क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि आप किसके पास पेशेंट को रेफर कर रहे हैं। डायबिटिक नर्स के पास कर रहे हैं, आप किसी एंडोस्कोपिस्ट के पास रेफर कर रहे हैं या फिर आप किसी डायटीशियन के पास रेफर कर रहे हैं, कोई ऑर्थोपेडिक नर्स के पास आप पेशेंट को रेफर कर रहे हैं, आप किसी पेन नर्स के पास रेफर कर रहे हैं या फिर किसी डॉक्टर के पास कर रहे हैं, जिसके पास भी आप कर रहे हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको किसके रिगार्डिंग लिखना है, तो वही सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है, वो लिखनी है। तो जो आपका सेकंड बॉडी पैराग्राफ होगा जो कि आपको जिसको हम लोग सपोर्टिव पैराग्राफ भी बोलते हैं, वो सपोर्ट करता है आपके फर्स्ट पैराग्राफ को। तो जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है वो इंट्रोडक्टरी जो आपका पैराग्राफ है उसको सपोर्ट करेगा। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो जो आपका सेकंड बॉडी पैराग्राफ है वो आपका फर्स्ट पैराग्राफ को जो आपका मेन बॉडी पैराग्राफ है उसको सपोर्ट करेगा। तो उसके अंदर आपको लिखना है कि पेशेंट की क्या-क्या मेडिकल कंडीशंस हैं, पेशेंट किस-किस चीज़ों से प्रॉब्लम थी पेशेंट को, पेशेंट की जो बोन्स है वो फ्रेजाइल हैं या फिर पेशेंट का जो एज फैक्टर है या फिर पेशेंट का कैल्शियम इंटेक कम है या फिर पेशेंट जैसे कि कोई-कोई ऐसे होते हैं वो गिरने के काफ़ी प्रोन होते हैं या फिर फॉल के प्रोन हैं या फिर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, पेशेंट को चलने में कोई दिक्कत है, जो पेशेंट का जो गेट है वो इनएप्रोप्रिएट है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लिखनी है ताकि वो आपको जो आपका फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ है उसको सपोर्ट करे। उसके बाद उसी बॉडी पैराग्राफ के अंदर आपको लिखना है कि जब पेशेंट हमारा यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा, हम आपके पास इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि जो पेशेंट पे जो घर पे हैं, वहाँ पे उसके पास कोई रहने वाला नहीं है या फिर जो पेशेंट का जो एनवायरनमेंट है वो इतना सेफ नहीं है, इसलिए हम आपके पास भेज रहे हैं ताकि पेशेंट टोटल आपकी जो नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करने लग जाएँ, एक सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, उसके बाद वो घर जा सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि आपकी फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ को आपका सपोर्ट करेंगे, इसलिए इसको हम लोग सपोर्टिव पैराग्राफ बोलते हैं। उसके बाद जो आपका लास्ट पैराग्राफ होगा उसके अंदर आपको अप्रिशिएट करना है, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसको अप्रिशिएट करना है, आपको उनको थैंकफुल होना है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर आपको लिखनी है जो कि आपको एक पोलाइटनेस और जो प्रोफेशनलिज़्म है वो चीज़ें शो करेगा वहाँ पे, तो वो सब चीज़ें लिखनी है। और अगर आपको लास्ट में ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ें ऐड करना भूल गए जो कि आपको ऐड करनी काफ़ी ज़रूरी थी इस वाली उसके अंदर, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि आई हैव एनक्लोज्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विद दिस लेटर करके अगर आप लिख देते हैं वहाँ पे, क्योंकि आप सारा तो लेटर वहाँ पे मिटाएँगे नहीं, तो आप वो एक लाइन ऐसी लिख दें जिससे कि अगले बंदे को समझ में आ जाए कि शायद जो चीज़ें वो वहाँ पे भूल गया है, तो वो एनक्लोज़ कर रहा है इस लेटर के अंदर, जो कि मुझे आगे पढ़नी है। तो ये अगर एक अब ये लाइन ऐड करते हैं तो शायद ये आपकी हेल्प कर सके, आपका जो अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, क्रूशियल इन्फॉर्मेशन थी, अगर वो भूल गए हैं, तो शायद आपकी वो वहाँ पे हेल्प कर दें और आपको जो एग्ज़ामिनर है वो आपको पास कर दें। तो ये चीज़ें हैं कुछ, अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एक फ्रेंड था, उसने जो लेटर था वो सेकंड पेज से स्टार्ट किया है और उसका जो फर्स्ट पेज था वो खाली छोड़ दिया था। तो जब उसने देखा कि जब उसने सेकंड पेज से स्टार्ट किया है तो उसके बाद कोई पेज और नहीं था, जिसने ओईटी दिया उसको पता है वहाँ पे टोटल मिला के 2 ही पेज होते हैं। उसने सेकंड पेज के बाद उसके पास कोई पेज नहीं बचा था, तो उसने एक एरो बना के फर्स्ट पेज के ऊपर ही अपना लेटर कंप्लीट किया है। आधा लेटर उसने सेकंड पेज पे लिखा और जो फर्स्ट जो मेन पैराग्राफ और जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, वो तो उसने सेकंड पेज पे लिख दिए थे और जो सेकंड सपोर्टिव पैराग्राफ है और जो उसका लेटर कंप्लीशन है, वो उसने लास्ट वाले पेज पे लिखा है। तो ये पूरा लेटर उसका उल्टा हो गया था, पर
उसके जो नंबर आए वो हमसे ज़्यादा आए, क्योंकि जो उसका लेटर था वो काफ़ी सिंपल था, काफ़ी छोटा था, और जो सटीक चीज़ें थी उसने खाली वो ही लिखी थी। शॉर्ट एंड स्वीट लेटर था एकदम। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं, जो भी बड़े-बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी भारी-भारी वोकैब्युलरी का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके बस की वो नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़बरदस्ती वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ रही हैं जिसके अंदर आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, तो अगर जितना हो सके उतना आप सीखें। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप अपने आप को स्ट्रेस ना दें। जैसे आप हैं, आप अपने आप को वैसा प्रेज़ेंट करें, जितने सिंपल आप हैं अपने आप को उतना प्रेज़ेंट करें, और जैसा आपको लगता है कि मैं इस तरीके से लिखूँगा तो उतना सिंपल होगा और मेरे लिए उतना अच्छा होगा, तो आप उसी तरह से तरीके से लिखें। आप ऐसा सोच के लिखें कि आपको कोई लेटर लिख रहा है तो आपको क्या चीज़ें चाहिए इस केस नोट में से, तो केस नोट को आप उस तरीके से पढ़ें, तभी आपकी ये हेल्प होगी। तो प्लीज़ अपने आप को रिप्रेज़ेंट करें, आप प्लीज़ किसी की कॉपी ना करें, या फिर जो मैंने अपने आपको टिप्स बताई हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये टिप्स सही नहीं है, अगर आपको अपनी टिप्स इस्तेमाल करनी है, तो प्लीज़ उस फ्लो को मेंटेन रखें, उस रिदम को मेंटेन रखें और उसी के हिसाब से अपना एग्ज़ाम दें। बस मेरा जो काम था आपको टिप्स देना था, मैंने आपको टिप्स दे दी, और प्लीज़ आप अपने आप को रिप्रेज़ेंट करें, और आपका जो लेटर है वो काफ़ी आपका अच्छा जाएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम आराम से आपका क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।